पेपर में आएगा तो सबसे पहले इसका प्रिंसिपल लिखेंगे भाई। प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल वही है फराडे लॉ। फराडे ने क्या कहा था, जब भी फ्लक्स चेंज करोगे क्या होगा, और इस बार फ्लक्स चेंज करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, कॉइल को घुमा रहे हैं। तो पढ़ लो भाई, व्हेन अ क्लोज्ड कॉइल रोटेट्स इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड with its axis perpendicular to the field, the flux linked with the coil changes, inducing an EMF and current in it। इतना बड़ा प्रिंसिपल अगर ना याद हो तो इसके लिए अलाउड है एक छोटा प्रिंसिपल। इट वर्क्स ऑन फराडेज लॉ ऑफ EMI। बस, इट वर्क्स ऑन फराडेज लॉ ऑफ फराडे ने जो लॉ दिए थे EMI के, उन पे काम करता है। डायरेक्टली इतना लिख के छोड़ सकते हो, वरना पूरा लिख दो कि जब भी कॉइल को घुमाओगे, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एक्सिस रख के कॉइल घुमाओगे तो कॉइल का फ्लक्स चेंज होगा, उसके अंदर करंट और EMF बन जाएगा। अब डायग्राम पे आते हैं। सबसे महंगी चीजें भाई, ये सबसे महंगी चीजें। अब एसी जनरेटर, EMI एसी के दो ही प्रमुख डेरिवेशंस हैं, एक ट्रांसफॉर्मर और एक एसी जनरेटर। लास्ट क्लास में हमने ट्रांसफॉर्मर किया था, अब आप जनरेटर कर रहे हो। ये ज्यादा महंगा है, ये ज्यादा पेपर में आता है, इसका डायग्राम बहुत कॉस्टली है, समझना बहुत कॉस्टली है। देखो, सबसे पहले डायग्राम बना के देखते हैं भाई क्या बनता है इसमें। बना बनाया लेके आता, फिर मैं दोबारा बनाता, इसलिए मैं लेके ही नहीं आया इस बार, मैं खुद बना के दिखा रहा हूं। सबसे पहले बनता है ऐसे करके भाई दो मैग्नेट, और फिर इस तरफ भी एक और दो मैग्नेट। ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, और ये रही मैग्नेटिक फील्ड। एरो के माध्यम से दिखा दो। फिर यहां पर डॉटेड लाइन, क्योंकि हम दो डायग्राम बनाते हैं, एक हाफ टर्न का और एक हाफ टर्न से पहले। नॉर्थ पोल, साउथ पोल, तो ये आपके मैग्नेट है। ये कॉइल बना दी, सिंगल फ्रेम की कॉइल बनती है। सेम कॉइल यहां बना देना, क्योंकि दोनों डायग्राम में सब कुछ सेम होता है एक्सेप्ट वन थिंग, और वो वन थिंग जो है वही महंगी चीज है। अगर मैं भी चेक करता हूं कभी एसी जनरेटर का डायग्राम किसी ने बनाया या पूरा डेरिवेशन, तो मुझे पता है एक ही चीज चेक करनी है, वो एक चीज में दिख जाता है, इसको आता ही नहीं आता। यहां पर बनती हैं दो रिंग्स, इनका नाम होता है स्लिप रिंग्स। सुना है क्या? अब यहां बनते हैं ब्रशेस, इन्हें कहते हैं कार्बन ब्रशेस। एक इस तरफ, एक इस तरफ। यहां से चालू होता है सर्किट, और यहां पर लगा होता है लोड रेजिस्टेंस, जिसमें बिजली सप्लाई कर रहे हैं हम, लाइट, फैन, जो भी है जिसको जला रहे हैं। सेम चीज यहां पे, एक ब्रश इस तरफ, एक ब्रश इस तरफ, सर्किट कंप्लीट, लोड रेजिस्टेंस। अब फर्क क्या है भैया दोनों में? फर्क यही है, अब तो सब कुछ सेम है भाई, सब कुछ सेम, कुछ फर्क नहीं था। अब जब मैं इस कॉइल को लेके आऊंगा, इस कॉइल की तार को लेके आऊंगा, तो जो पहली तार होती है ना, वो एक बार टाप कर यहां जुड़ी होती है, इस वाली कॉइल में, इस वाली रिंग के ऊपर ऐसे टच हो रखी होती है। ठीक, जो दूसरा सिनेरियो है वो ये है, यहां टच हो रखी होती है। ठीक है, इस कॉइल का नामकरण करते हैं पहले डायग्राम में। ऐसा नामकरण होता है ABCD। यहां पर बनती है एक्सिस ऑफ रोटेशन, और यहां पर हम सिंबल लगा के ओमेगा लिख देते हैं। इतनी स्पीड से घूम रही है कॉइल। इस डायग्राम में क्या फर्क है? इस डायग्राम में फर्क है भाई, बिल्कुल फर्क है। फर्क क्या है भैया इसमें? फर्क ये है भाई कि इस बार CD इधर आ चुका है, आधा टर्न हो चुका है। दिस इज स्टार्टिंग, दिस इज आफ्टर हाफ टर्न। ये CD भाई साहब ऐसे घूम के इस तरफ आ चुके हैं, और AB भाई साहब घूम के उस तरफ जा चुके हैं। तो अब यहां पर बन जाएगा AB। ठीक भाई, अब क्या होगा? अब ये CD से जो तार आ रही थी, ये नीचे वाली रिंग में जुड़ी थी ना, नीचे वाली रिंग में, तो यहां भी नीचे वाली रिंग में जोड़नी है। और जो AB की तार थी वो कहां जुड़ी थी? वो ऊपर जोड़ दी। बस ये गलती बच्चा कर देता है
कि वो ना डिट्टो सेम डायग्राम बनाने के चक्कर में भूल जाता है कि कॉइल जब आधी घूम जाएगी, आधी घूमने के बाद सीडी वाली तार नीचे वाली रिंग से जुड़ेगी और दूसरी तार ऊपर वाली रिंग से। अभी भी डायग्राम में मुझे पूरे नंबर थोड़ा मिलेंगे, मैंने लेबल तो किया ही नहीं है क्योंकि मैं कंस्ट्रक्शन लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, तो मैं फुल लेबलिंग करूंगा। ठीक है, दीज आर मैग्नेट्स। क्या है ये? स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स होते हैं। ये कॉइल है आपकी, इन्हें कहते हैं स्लिप रिंग्स। क्या? क्योंकि ये स्लिप करती है। स्लिप रिंग्स क्या होती है? ये रिंग तार से जुड़ी होती है। जब कभी कॉइल घूमती है तो ये रिंग भी साथ में घूमती है, कार्बन ब्रश के ऊपर रब करके घूमती है, स्लिप करती है, इसलिए इसका नाम पड़ गया स्लिप रिंग। ये कार्बन ब्रश अड़ा रहेगा यहां पे, एक यहां पे अड़ा रहेगा, रिंग जो है ना वो चुपचाप इसके साथ साथ घूम जाएगी, ऐसे घूमती रहेगी ताकि सर्किट बना रहे, सर्किट ब्रेक ना हो। तो ऐसे। अच्छा, अभी हमने सब मार्क कर दिया है, यहां पर ओमेगा मार्क कर देते हैं। कॉइल, स्लिप रिंग्स, कार्बन ब्रशेस। अब डायग्राम में कोई भी कमी मत छोड़ना, क्योंकि डायग्राम से टीचर जज कर लेता है कि डेरिवेशन में आगे कितने नंबर दिए जाएं। डायग्राम जिसको आता होता है उसी को डेरिवेशन आ सकती है, डायग्राम में गलती है तो फिर तो टीचर समझ जाता है। हर आधे रोटेशन के बाद करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी इन द एक्सटर्नल सर्किट। दिस शोज दैट द करंट इज ऑल्टरनेटिंग इन नेचर। ये लाइन इसकी वर्किंग में लिखी होगी, मैं भी बोलूंगा, लिखवाऊंगा यहां पे। लेकिन अगर आपको इस लाइन की समझ नहीं है कि भैया आप कहना चाहते हो स्टार्टिंग में करंट इधर से इधर जा रहा होगा और आधे चक्कर के बाद इधर से इधर जा रहा होगा, हाँ मैं ये कहना चाहता हूं, आधे चक्कर में करंट यहां जाएगा, आधे में यहां जाएगा। क्या आप इसको समझा सकते हो? हाँ, उसी की बात कर रहा हूं मैं, कि उसको समझना चाहते हो या मान लिया? तो वो तुम्हें समझा देता हूं कि हर आधे चक्कर के बाद, और पता है अभी ये ऐसे थी कॉइल एबीसीडी, फिर ये हो गई ऐसे, आधा चक्कर घूम लिया, करंट अब इधर जा रहा है, फिर जब दोबारा आधा चक्कर घूमेगी कॉइल, फिर करंट दोबारा इधर जाएगा, फिर आधे चक्कर का दोबारा इधर जाएगा। तो करंट हर हाफ रोटेशन के बाद अपनी डायरेक्शन को रिवर्स करता है। इसका लॉजिक क्या है, सेंस क्या है, समझ लेते हैं एक बार ध्यान से। आपने एक रूल पढ़ा है फ्लेमिंग का, लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा, तो आपने कहा लेंज लॉ को भी है, याद है लेंज लॉ? लेंज लॉ ने कहा था ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन सच अ वे दैट इट अपोजेस द कॉज ऑफ इट्स। ईएमएफ कहती है मैं जिस कारण से पैदा हुई हूं उसकी उल्टी डायरेक्शन में पैदा होंगी। ठीक है, उसको अपोज करना चाहती है ईएमएफ। अब आप मुझे बस आप मुझे पहली हाफ रोटेशन का बारे में बताना। पहली हाफ रोटेशन, दोबारा से कॉइल लेते हैं, पहली हाफ रोटेशन की बात करते हैं। ए बी सी डी, ए बी, और जहां से कॉपी खुलती है सी डी। ठीक है, दिस इज 1/4 रोटेशन, दिस इज अदर 1/4 रोटेशन, और जब ये कॉइल पूरी ऐसे की ऐसे हो जाती है तो हाफ रोटेशन कहते हैं। ठीक है, आप मुझे बताइएगा मैग्नेटिक फील्ड किधर मानी है मैंने डायग्राम में भी, और आपको भी बताया था इस तरफ, इस तरफ। अब सारे बच्चे विद्वानों वाला दिमाग रखना, क्योंकि कैचिंग पावर का टेस्ट यहीं पे होता है जब समझाया जाता है। ए बी सी डी लगा हुआ है भैया, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है इस तरफ। आपसे मैं जो जो सवाल पूछूं उसका उत्तर देना, और प्रबल तरीके से देना। जब मैं इस कॉइल को इतना घुमाऊंगा तो किस तरफ वाली मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी? ऐसा करने पे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है वो किस डायरेक्शन में बढ़ रही है? इस तरफ वाली बढ़ रही है या इस तरफ वाली बढ़ रही है? इस तरफ की फील्ड लाइंस बढ़ रही हैं, हाँ बोलो पक्का? इस तरफ की फील्ड लाइंस बढ़ रही हैं, तो जो इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगी, इसके अंदर करंट चलेगा, वो करंट क्या चाहेगा? उस करंट के चलने से जो फील्ड लाइन बने वो इस तरफ हो या उस तरफ हो? अंदर ना, क्योंकि इसको पता है मैं इसके अंदर ईएमएफ पैदा क्यों हुई, क्योंकि कॉइल को रोटेट करने से इधर वाली मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गई। तो ये क्या करेगा? ये अपोज करेगा। क्या करेगा? किसका अपोज करेगा? किसका अपोज करेगा? इधर की फील्ड लाइन के बढ़ने का अपोज करेगा, कि जब कॉइल इतना घूमी तो इस तरफ जाने वाली फील्ड की वैल्यू बढ़ी, उससे फ्लक्स चेंज हुआ, ईएमएफ इंड्यूस हो गई। तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो क्या करेगी? इस तरीके से करंट को चलाएगी कि इसके खुद के करंट की फील्ड किसका अपोज करे? इस तरफ बढ़ने वाली मैग्नेटिक फील्ड का अपोज करे। इस कॉइल में से अभी कोई फील्ड नहीं जा रही। मैंने इस कॉइल से पूछा अब फील्ड जा रही है? उसने बोला हाँ, इस तरफ की 5 टेस्ला फील्ड जा रही है। मैंने बोला अब? कह रहा 7 टेस्ला। मैंने कहा अब? कह रहा 10 टेस्ला। तो मतलब इस कॉइल में इस तरफ जाने वाली फील्ड बढ़ी, जिसकी वजह से इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस हुआ। अब वो जो ईएमएफ या करंट पैदा हुआ है, वो करंट क्या करेगा? अपनी खुद की फील्ड को इस तरफ ना रखकर किस तरफ रखेगा? तो ऑपोजिट रखेगा। तो अब आपको पता है एक राइट हैंड का रूल था हमारा
कि भाई इसमें करंट कैसे चले कि फील्ड इधर हो। इसमें करंट ऐसे चलेगा ना, कैसे चलेगा, जैसे ही घूमना शुरू करेगी ना इसमें करंट ऐसे चलेगा, कैसे, ऐसे, समझ रहे हो, ऐसे चलेगा ताकि क्या हो, इसकी खुद की फील्ड किस तरफ हो, अंदर की तरफ हो, समझ रहे हो, कैसे चलेगा, ऐसे, समझ रहे हो क्या। अच्छा, अब मैं अगर इसको मार्क कर दूं, देखना ए बी वाली तरफ से कैसे जा रहा था ऊपर, और सी डी वाली तरफ से क्या आ रहा था नीचे, तो करंट ऐसे चलेगा, ऐसे, ध्यान से देखना, अब ध्यान से, यहां से ऊपर गया, यहां से नीचे आया, नीचे आया, इधर गया, फिर यहां से इधर गया, फिर इधर गया, और फिर इधर, इधर, और ऐसे, ऐसे, यहां से ऐसे आया, फिर यहां से इधर जाके ये ऊपर चला गया। शुरुआत में ही हो रहा है ना, हाँ ना बोलो, तो ऐसे ही होगा शुरुआत में। जब भी आप कॉइल को रोटेट करने लगते हैं तो इधर वाली फील्ड बढ़ जाती है, इंड्यूस्ड करंट अपनी फील्ड को उस तरफ रखने के लिए ऐसे घूमता है। राइट हैंड से बताता हूं, ऐसे, ऐसे मतलब ए बी से यहां से ऊपर जा रहा है और यहां से नीचे आ रहा है ताकि थंब अंदर की तरफ हो, इस इंड्यूस करंट की फील्ड अंदर की तरफ हो, ठीक है। हाँ हाँ, जैसे ही कॉइल बिल्कुल उल्टी हो जाती है, जैसे ही कॉइल बिल्कुल उल्टी हो जाती है, तो उल्टी होने के बाद, अभी ये ऐसे थी, अब ये ऐसे हो चुकी है, जब ये ऐसे हो गई है तो अब एक बात ईमानदारी से बताना, ईमानदारी से, ईमानदारी से, अब जो सी डी वाली साइड थी इधर आ चुकी है, और ए बी वाली साइड थी इधर आ चुकी है। अब ये सी डी है और वो ए बी है। अब जब हाफ रोटेशन के बाद कॉइल चलना स्टार्ट करेगी, तब भी कॉइल को दोबारा से क्या फील होगा, मेरी किधर वाली फील्ड बढ़ गई, इधर वाली बढ़ रही है, इसलिए मेरे अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो रही है, तो फिर से इसके अंदर जो करंट पैदा होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगी, उसका, उसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, ऐसे ही होगी, ताकि उसकी खुद की फील्ड कहां हो, अंदर, कहां हो। लेकिन इस बार अगर डायरेक्शन फिर से वैसी ही है, हाँ भैया वैसी ही होगी, क्योंकि हर बार जब ये कॉइल घूमती है तो इस तरफ की फील्ड बढ़ जाती है, ये अपनी खुद की फील्ड को कहां रखती है, पीछे की तरफ, ताकि बढ़ी हुई फील्ड का अपोज कर सके। जब ये ऐसे थी, ऐसे घूम रही थी जब, तो करंट क्या था, ए बी से ऊपर जा रहा था और सी डी से नीचे। अब सी डी इस तरफ आ चुका है, अब जब दोबारा कॉइल घूमेगी तो क्या होगा, ऐसे घूम रही है कॉइल, जब कॉइल ऐसे दोबारा से घूम रही है फिर क्या होगा, जल्दी बताओ, क्या फिर से इधर वाली फील्ड बढ़ रही है, इसलिए ईएमएफ इंड्यूस हो रही है, तो ये कॉइल क्या चाहेगी, इसकी खुद की फील्ड किस तरफ हो। अब अगर इस तरफ फील्ड रखनी है तो करंट फिर से ऐसे जाएगा, इस बार करंट सीडी से ऊपर जा रहा है, और हाँ ना बोलो, सीडी से ऊपर जा रहा है, एबी से, तो यानी कि जब आधे रोटेशन के बाद ये दोबारा घूमना स्टार्ट करेगी तो करंट कहां से, सीडी से ऊपर जाएगा और एबी से, अब यहां से ऊपर गया, यहां से नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, किस रिंग से टच हो रहा है, कौन से रिंग से टच हो रहा है, पहली वाली से, बाद वाली से, इसे R1 कहते हैं, इसे R2, R2 से टच हो रहा है R1 से, सीडी से करंट ऊपर गया, एबी से नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, R1 में टच हुआ, R1 से कौन सा सर्किट कंप्लीट हो रहा है, ये वाला, यहां से आया, यहां से आया, यहां से आया, और फिर यहां से इधर जाके ऊपर, फिर इधर, और फिर कौन से रिंग में गया, R2 में, R2 से कौन सी वायर जुड़ी हुई है, ये वाली, फिर यहां से ऊपर चला गया। तो आप अगर इस पूरे सिस्टम को ध्यान से देखो तो ऊपर वाली रिंग में करंट की डायरेक्शन बिल्कुल सेम है, मतलब रूल एबीसीडी का नहीं है, रूल पता है क्या है, जो भी वायर नॉर्थ की तरफ है वहां से करंट ऊपर जा रहा है, और जो वायर साउथ की तरफ वहां से करंट, बाद में भी ऐसे ही हो रहा है, आधे चक्कर के बाद वायर उलट गई बिल्कुल, ए बी इधर आ गई, सी डी इधर आ गई, लेकिन अब भी जो नॉर्थ की तरफ है उससे करंट ऊपर जा रहा है, जो साउथ की तरफ उससे करंट नीचे आ रहा है। तो अगर मैं इन दोनों को देखूं ध्यान से तो मुझे लग रहा है ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, लेकिन नीचे वाले सर्किट में पहले इधर से करंट जा रहा था, फिर इधर से। तो कॉइल के घूमने से आउटर सर्किट में, एक्सटर्नल सर्किट में करंट की डायरेक्शन ऑटोमेटिक रिवर्स हो जाती है, और इसमें हेल्प करती है रिंग्स, क्या हेल्प करती है, स्लिप रिंग्स। सर्किट भी अगर घूम जाता तो फिर तो कुछ भी ना होता, फिर तो सेम करंट चलता, सर्किट नहीं घूमता, सिर्फ रिंग घूमती है। तो रिंग के घूमने से हर आधे चक्कर के बाद करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है, दोबारा बोल रहा हूं, हर आधे चक्कर के बाद करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है, इसे ही कहते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट, हर हाफ रोटेशन के बाद।
यानी कि एक पूरे चक्कर में आधे टाइम तो करंट पॉजिटिव रहता है, आधे टाइम करंट, यानी कि एक पूरा चक्कर अगर यहां से लेके यहां तक है तो आधे टाइम तो करंट पॉजिटिव रहेगा और बाकी आधे टाइम करंट नेगेटिव रहेगा। अब ये डेरिवेशन कैसे स्टार्ट होता है, इसकी वर्किंग इन थ्योरी बहुत छोटी सी है भाई, समझाना ही पड़ा था इसका। मैं थ्योरी के लिए 4 लाइनों का गैप छोड़ रहा हूं, वो मैं हिंदी में बोलूंगा, आप समझ जाओगे, बड़ा सिंपल है, बहुत सिंपल। When the coil starts rotating, flux changes, and EMF is induced in the coil, and EMF is after every half rotation, the direction of the induced current reverses in the external circuit as shown in the diagram. हो गया। As the coil starts rotating, flux changes and EMF induced in the coil. यहां तक क्लियर है पहला पॉइंट। उसके बाद आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट रिवर्सेस इन द एक्सटर्नल सर्किट एज शोन इन द डायग्राम। इसके बाद क्या करना है, ये तो हो गई थोड़ी सी लाइनें। अब स्टार्ट करते हैं फॉर्मूला। फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, जिसको नहीं पता बता रहा हूं, कक्षा 11वीं, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी होता है। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। जिसने रोटेशन पढ़ा होगा थोड़ा बहुत भी, उसे पता होगा जब चीजें गोल घूमती हैं तो रोटेशन को थीटा में नापते हैं, और जब चीजें गोल घूमती हैं तो डिस्प्लेसमेंट को नापने का तरीका एस नहीं होता, थीटा होता है, कितना एंगल घूम गई। तो एंगल इज इक्वल टू एंगुलर स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। दिस इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर स्पीड एंड टाइम। तो ये फॉर्मूला होता है थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। अच्छा, तो अब मैं इसमें ये फॉर्मूला पुट करता हूं 11th क्लास का। तो फ्लक्स बन जाएगा बी ए कॉस ओमेगा टी। अब मुझे पता है मुझे निकालना है ईएमएफ। ईएमएफ होता है माइनस डी फाइव बाई डी टी। चालू किया, डी बाई डी टी ऑफ फाइव बी ए कॉस ओमेगा टी। रोटेशन के दौरान ना मैग्नेटिक फील्ड बदल रही है, वो तो फिक्स है, ना कॉइल का एरिया बढ़ रहा है घट रहा है, वो भी फिक्स है। तो कांस्टेंट आ जाएंगे बाहर, तो बी और ए बाहर आ गया। कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करूंगा, और कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होता है, बाहर माइनस भी चल रहा है, माइनस बी ए माइनस साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन ओमेगा। तो पूरा डिफरेंशिएशन हो चुका है। तो ई का फॉर्मूला क्या आ गया, माइनस माइनस कट जाएगा, बी ए और क्या है यहां पे ओमेगा, बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। अब सुनिए, अगर टर्न एक होगा तो ऐसे चलेगा, अगर टर्न एन हुए तो हर बार क्या आ जाएगा, एन। श्योर हो? जब हर बार एन आ जाएगा तो फॉर्मूले में भी एन आएगा, और लास्ट में हो जाएगा ये एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये डेरिवेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब यहां पर हमने कहा कि ईएमएफ की मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, जब साइन थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी। मैक्सिमम वैल्यू होती है 1 साइन थीटा की, तो साइन थीटा मैक्सिमम हो जाएगा तो ईएमएफ भी मैक्सिमम हो जाएगा। तो मैंने साइन थीटा को 1 पुट करके मैक्सिमम वैल्यू ई नॉट या ई मैक्स की वैल्यू निकालनी चाहिए, तो वो आ गई एन बी ए ओमेगा। एन बी ओमेगा आ गई किसकी वैल्यू, ई मैक्स की, ई नॉट की, सही है, जब साइन थीटा 1 हो जाएगा। अब अगले स्टेप में मैं अगर एन बी ए ओमेगा को ई नॉट पुट कर दूं, कोई बड़ी बात तो नहीं है। तो यहां पर एन बी ए ओमेगा को ई नॉट पुट करते हैं, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। दिस इज ईएमएफ। और जिस बच्चे को ये बात पता है, मैथ्स जो पढ़ते हैं उन्हें पता होगा, साइन का ग्राफ हमेशा ऑल्टरनेटिंग होता है, और यहां पर ईएमएफ जो है आपकी वो साइन के ग्राफ को फॉलो कर रही है, तो वो भी क्या हो गई, ऑल्टरनेटिंग। तो ईएमएफ इंड्यूस इज ऑल्टरनेटिंग। ये लिखते ही इसके आगे लाइन लिखनी होती है जिस चक्कर में डेरिवेशन कर रहे थे। दिस शोज दैट, यहां लाइन आती है, दिस शोज दैट ईएमएफ इज ऑल्टरनेटिंग इन नेचर। और यहां पर हम प्यारा सा ग्राफ बना देते हैं, यही ग्राफ मान लेता हूं, ई और टी, ईएमएफ वर्सेस टाइम का ग्राफ, साइन का ग्राफ बनता है डिट्टो। ये यहां पर टॉप पे लिखा होता है ई नॉट ऐसे। तो ये आपने इसका ग्राफ बना दिया साथ में, और आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। आपने शो कर दिया कि जो ईएमएफ इंड्यूस हुई है वो ऑल्टरनेटिंग है, एसी जनरेटर ने ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ बनाई। लेकिन अभी क्वेश्चन ने, अगर मुझसे, मैं देखता हूं पीछे आगे, कहीं क्वेश्चन ने ये तो नहीं पूछा था करंट ऑल्टरनेटिंग प्रूफ करो। अब इसमें एक स्टेप और ऐड हो जाएगा, घबराने की बात नहीं है, बड़ा छोटा स्टेप होता है। आपको ईएमएफ पता है, करंट निकालना है, आर से डिवाइड करना है बस।
तो मैंने ये जो इक्वेशन नंबर 1 मेरी बनी है, सबसे महंगी इक्वेशन है ये, उसको मैंने दोनों साइड आर से डिवाइड कर दिया। ई बाय आर इज इक्वल टू ई नॉट बाय आर साइन ओमेगा टी। ईएमएफ अपॉन आर करंट, मैक्सिमम ईएमएफ अपॉन आर मैक्सिमम करंट साइन ओमेगा टी। दिस शोज दैट करंट इज ऑल्सो ऑल्टरनेटिंग इन नेचर। और फिर नीचे इसका ग्राफ बना देंगे, आई और टी। अब ये डेरिवेशन पूरी कंप्लीट हो गई। हमने करंट भी निकाल दिया, ईएमएफ भी निकाल दी। इस डेरिवेशन से कुछ फॉर्मूले निकल के आए हैं जो बहुत काम के होते हैं।